हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस चैनल वैदिक यश और आप सभी को स्वागत है फिर से। और मैं वैद यश गोयल, बायोलॉजी एजुकेटर। और पिछली बार हमने रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने उसके पार्ट वन में हमने पढ़े अबाउट डस्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता क्या है, किस तरीके से होता है, हम उस उन सब चीज़ों को जानेंगे यहाँ पे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे तक चलते हैं एंड देन हम यहाँ पे आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो अगर देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैकेनिज्म क्या है। यानी कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो किस तरीके से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। और फिर उसके बाद हम आएंगे एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बारे में कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन एक्चुअल में है किस तरीके का, कैसा ही दिखता है। एंड देन हम उसके इसमें जो गैसेस एक्सचेंज होती है हम उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में ही कवर करेंगे। तो देखो भाई, मैकेनिज्म के बारे में कवर करने से पहले, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में इन 5 पॉइंट्स के बारे में बताया था, आज भी इस 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये वो 5 पॉइंट्स मेन है जो बताते हैं कि हाँ इस प्रकार से मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और यही 5 पॉइंट्स आप मेन ध्यान रखना, क्योंकि ये एक तरीके के 5 पॉइंट्स नहीं, ये प्रोसेस है 1 to 5, जहाँ पे ये जो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक प्रोसेस वाइज लिखा हुआ है। जैसे पहले पॉइंट में लिखा है breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air oxygen is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। ठीक है, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between blood and tissues, and utilization of oxygen by the cells for catabolic reactions and resultant release of carbon dioxide which is from the cellular respiration। तो देखो, अब यहाँ पे ये जो जितने भी 5 पॉइंट्स लिखे हैं ये सब एक प्रोसेस है। जैसे पहला इसमें बोला हुआ है कि ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन ही कहते हैं और पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम ब्रीदिंग ही कहते हैं, यानी कि जब नॉर्मली लेते हैं। ठीक है, अब जैसे उसमें बोला है कि बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि O2 जो है क्या आपकी एटमॉस्फेरिक एयर द्वारा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाता है। यहाँ पे इन इन यानी कि बॉडी के अंदर जा रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर एयर से, यानी कि एल्वियोलर एयर के थ्रू वो क्या होता है कि बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस में यह आता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जब गैसेस का डिफ्यूजन होता है तो किस प्रकार से डिफ्यूजन मारने की एक्सचेंज, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है, कहाँ से, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू, एल्वियोलर मेम्ब्रेन टू ब्लड तक। ठीक है, तो ये जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है यही कहना चाहते हैं कि डिफ्यूजन कैसे होता है। और फाइनली सेकंड थर्ड का मिक्स अप करके इन्होंने ये बताया कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा किसके थ्रू, कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। लेकिन रिजल्टेंट बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्युलर रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा, टिश्यूज के अंदर यूटिलाइजेशन हुआ बाय कैटाबॉलिक रिएक्शन से। लेकिन रिजल्टेंट में जो रिलीज होगा यानी कि टिश्यू से, बाद में टिश्यूज से फिर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, साथ में कार्बन भी निकलेगा। ऑक्सीजन तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में कार्बन भी निकलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया है। और फिर इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब हमने ये सब देखा कि किस तरीके से हमने 5 पॉइंट्स में हमने ये सब चीजें डिस्कस करी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे देखो, अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो साइड में स्ट्रक्चर बना होगा और यही सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले आपको इधर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये रिब्स के बारे में पहले ध्यान रखना है कि रिब्स एंड स्टर्नम की पोजीशन किस तरीके से है। यहाँ पे रिब केजेस की क्या पोजीशन है, डायफ्राम की क्या पोजीशन है, लंग्स की क्या पोजीशन है, एंड उसके बाद जो पीछे यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी क्या पोजीशन है वो ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने लास्ट वीडियो में ये बताई थी कि थोरेक्स चैम्बर कैसा दिखता है। थोरेक्स चैम्बर इसी तरीके से दिखता है, आगे से रिब केज, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और बीच में ऑर्गन्स। ठीक है, और जो हमारा थोरेक्स चैम्बर है ना, जिसको हम बाद में पेक्टोरल रीजन भी कहते हैं, थोरेक्स रीजन भी कहते हैं, ये पूरा अपना जो है रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम के बीच का होता है, यानी कि एक पूरा बैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल से क्या है। सबसे बड़ी बात,
पहले बात हम करते हैं इंस्पिरेशन के बारे में। अब इंस्पिरेशन क्या होता है कि इंस्पिरेशन मीन्स कि ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखना, जब हम अपने नॉस्ट्रिल से, हमारे नॉस्ट्रिल से जब हम ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन आते आते फेरेंक्स के थ्रू जाता है, फेरेंक्स से लैरिंक्स के थ्रू जाता है। अब लैरिंक्स में क्या है, गेट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्लॉटिस का क्या काम होता है, एयर को लाने देना। अगर खाना आ भी रहा है तो वो गेट अपने आप ही बंद हो जाएगा, बाद में वो जो खाना है वो फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो ग्लॉटिस ओपन हुआ, ग्लॉटिस जब ओपन होगा तो ऑक्सीजन जो है अंदर चली जाएगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गई, अंदर जाती तब क्या होगा कि एयर एंट्री लंग्स, यानी कि जब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गया, एयर ने एंटर कर लंग्स की तरफ, तब फिर क्या होगा कि ये जो लंग्स है ये एक्सपेल्ड आउट होने लगेगा। एक्सपेल्ड आउट मींस कि इसका जो वॉल्यूम है वो काफी इंक्रीज होने लगेगा। अब एक बार आप डीप सांस लेके देखो, जब क्या हो रहा है, रिब केजेस ऊपर आई, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि रिब्स एंड स्टर्नम रेज, यानी कि रिब केजेस जो ऊपर आती है, एक बार फिर से डीपर सांस लो। अब डीपर सांस लोगे तो आपने देखा आपकी रिब केज ऊपर आ रही है, ठीक है। अब फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स जो है आपके उसका वॉल्यूम इंक्रीज अप कर रहा है, जिसकी वजह से डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन है, डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से डायफ्राम क्या है नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो डायफ्राम वही सीधी सी बात है नीचे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये है हमारा इंस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा इतना डिटेल से पढ़ने का कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में चल क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप वर्टिब्रल कॉलम में आप देख सकते हो, तो वर्टिब्रल कॉलम भी क्या हो रही है, मतलब ये भी ऊपर की तरफ आ रही है, रिब्स एंड स्टर्नम भी ऊपर की तरफ रेज्ड आउट होती है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं एक्सपिरेशन की तरफ, यानी कि एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन जैसे ही आया तो ऑक्सीजन आया तो हमारी लंग्स क्या होगी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो बाद में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन था हमारे बॉडी में, जितना ऑक्सीजन आया वो सारा जो है ब्लड के थ्रू, और ब्लड के थ्रू चला गया, जिसमें से वो उस ब्लड को हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ब्लड के साथ कौन मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में चला गया तो पूरी बॉडी में जैसे ही जाएगा तो जहां जहां वो जाएगा, हर एक बॉडी का सेल, हर एक बॉडी का टिश्यू, मतलब सॉरी कहने वाला ये है कि हर एक ऑर्गन का टिश्यू, हर एक ऑर्गन का सेल जो है क्या होगा, वो उस ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। फिर बाद में क्या होगा, जैसे ही उस ऑक्सीजन को इनटेक किया सेल और टिश्यूज ने ब्लड के थ्रू, तब ये क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन ले लिया, उनको न्यूट्रिशन मिल गया, अब बाद में वो अपना वेस्ट मटेरियल भी निकालेंगे। तो वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, वो निकालते हैं और फिर वो उसी ब्लड में भेजते हैं। और फिर वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे राइट एट्रियम से, एंड देन राइट एट्रियम से होते हुए कहाँ जाता है, वो अपने मतलब राइट लंग्स के पास। अब जब देखो सुनो, राइट लंग्स के पास जाएगा, साथ में लेफ्ट वाले के पास, क्योंकि राइट एट्रियम से कौन सा जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब ब्लड में अगर ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप इस बात को ध्यान रखना कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वापस लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करेगी, उस एल्वेलाई क्या करेगी कि वो क्या करेगी, ऑक्सीजन जब दे रही होगी ब्लड को तो ब्लड से पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही ऑक्सीजन उसको तुरंत दे देगी, जिससे क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम जैसे ही एल्वियोलाई ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकाल देगा, लंग्स से बाहर निकाल देगा, जिसमें क्या होगा कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो काफी डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो ना कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो काफी डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम एक्सपायरेशन भी करते हैं, देखो करोगे, देखो सांस छोड़वा के तो क्या हो रहा है कि रिब केजेस हमारी अंदर की तरफ जा रही है और वो ओरिजिनल पोजीशन में आती है, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड भी है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन हमने क्या किया था कि जैसे हमने ऑक्सीजन लिया तो हमारा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, रिब्स एंड स्टर्नम क्या है आगे की तरफ बढ़े, उसके बाद डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन वाली पोजीशन में आने लगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज, रिब्स जो है अपनी पोजीशन में वापस, एंड देन बाद में डायफ्राम जो है अपने रिलैक्स पोजीशन में आ गए।
तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन किस तरीके से हो रहा है, हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ पूरा एनसीईआरटी से है। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी से है। अब एनसीईआरटी में ये उस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या लिखा, यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है आपको इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है, और जो मैं इसको पढ़ के बताऊंगा आपको उसका भी ध्यान रखना है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इन टू स्टेजेस। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इन ड्रॉन इन। ड्रॉन इन मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर गया क्या। इंस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर अपने हमारी बॉडी के अंदर जाता है, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। यानी कि एक्सपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक्सपायरेशन, जहाँ पे एल्वियोलर एयर, अब एल्वियोलर एयर कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली है, जो है रिलीज आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे ये बोला कि लंग्स इज कैरी आउट, जब इनटू और आउट यानी कि बाहर, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ एयर का जो मूवमेंट होता है वो बाय द प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से होता है, जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में बन रहा होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर, इंस्पायरेशन तभी अकर होगा जब प्रेशर जो है लंग्स का वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी कम होगा। यानी कि यहाँ पे जैसे लेस देन लिखा है तो इट मीन्स कि यही है कि इंस्पायरेशन का जो प्रेशर जो लगेगा जब हम सांस ले रहे होंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए एज अ लंग्स से। ठीक है, क्योंकि हम तभी तो ऑक्सीजन इनटेक कर पाएंगे इतना ज़्यादा। फिर देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, और इसी प्रेशर को हम यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं इन दी लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, फिर इसके सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब कि लंग्स की प्रेशर की बात की जा रही है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एज अ क्वेश्चन में आता है नीट में, तो ये बात ध्यान रखना कि लंग्स के प्रेशर की बात की जा रही है। ठीक है, तब अब देखो हमने सांस छोड़ी, जब सांस जब छोड़ेंगे तो हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालेंगे, ऑक्सीजन थोड़ी डालेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन ले रहे थे, उसको, उसके प्रेशर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें अगर उसको डिक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंग्स के प्रेशर को इंक्रीज अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब समझ लो कि लंग्स का प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद इसमें ये लिखा है कि द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो रिब्स है, ये आपको रिब्स दिख रही है, जो आपको छोटे छोटे सर्कल्स हो गए। ठीक है, येलो ऑक्साइड कलर में अगर आपको ये कलर दिख रहा है, आप बुक में भी देख सकते हो, वो जो छोटे छोटे सर्कल्स है ये रिब्स है। अब ये जो येलो फ्लूइड लाइक आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये मसल्स है। ठीक है, बाहर की तरफ ये जो आउटलाइन है बाहर की तरफ, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल, और जो अंदर की तरफ है इसको बोलेंगे हम इंटरनल। तो यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये जो है एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिब्स के बीच में ही बने जाते हैं, जिसमें से ये क्या करते हैं कि प्रेशर की ग्रेडियंट्स को, जब प्रेशर हम ले मतलब लंग्स जो है कम प्रेशर में आ रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, ये काम क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, लंग्स को। अगर ये लंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर हमने सांस लेना चालू कर दिया तो हम ऑक्सीजन ही लेते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे अगर इन मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। तो इन मसल्स का क्या रीजन है कि ये यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, बाय फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और दूसरी बात, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। सच ग्रेडियंट्स का मतलब भी यही है कि वहाँ पे एक तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, किसको, हमारे लिप्स को, जिसकी वजह से जो है हम प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनटेक कर सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, अब एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब भी यही है। एंटेरो मतलब कि सामने की साइड, और पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड। तो
अब हमारे जो सामने की साइड जो एक्सिस है और पीछे की साइड जो एक्सिस है, वो क्या है कि वो एक थोरैसिक चैम्बर को बना रहा है। अभी जैसे मैंने बोला था ना, रिब्स जो है कहाँ की तरफ हो गए? सामने की साइड हो गए, लेकिन स्पाइन वर्टेब्रल कॉलम कहाँ की तरफ हो गए? पीछे की साइड हो गए, तो ये हमारा एंटीरियर साइड हो गया एंड ये हमारा पोस्टीरियर साइड हो गया, क्योंकि एंटीरियर को हम बोलते हैं सामने की तरफ से और पोस्टीरियर को हम देखते हैं पीछे की तरफ से। अब ये देखो, ये क्या बना रहा है? थोरैसिक चैम्बर बना रहा है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है, द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, अगर हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, अगर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे क्या है कि थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखो, थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। एक्सपायरेशन के टाइम में थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड कॉजिंग and sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब dorsoventral axis का भी ये मतलब है कि dorsal मतलब पीछे से, posterior साइड एंड ventral मतलब सामने से आगे की साइड। ठीक है, तो ये था अभी जितना मैंने उस डायग्राम में से आपको बताया था ना समझा के, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। द ओवरऑल इंक्रीजेस इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात बोलेगी, जो ओवरऑल जितना इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम में, उतना ही सिमिलर इंक्रीज कहाँ पे होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम। और पल्मोनरी वॉल्यूम किसकी बात हो रही है? लंग्स की बात हो रही है, कि लंग्स के में जितना हम इंस्पायरेशन करेंगे और जितना उसका वॉल्यूम थोरेसिक में इंक्रीज कर रहा है, तो उतना ही तो वॉल्यूम लंग्स में भी इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करेगा तो यानी कि सिमिलर होगा। ठीक है, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस दैट the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs। देखो वही बात बोली है जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, वही चीज बोली है वो यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब कि अगर हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम ड्यूरिंग द टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी लेस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम लग रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं कि इंस्पायरेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, और एयर जो है फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से एयर कहाँ की तरफ आ रही है? लंग्स की तरफ आ रही है, इसलिए इसको इंस्पायरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बोला हुआ है कि inspiration relaxation of the diaphragm and the internal coastal returns the diaphragm and sternum to the normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। This leads to an increase in interpulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration। अब मैंने वही चीज़ बताई, उसके अलावा मैंने आपको और कुछ नहीं बताया यहाँ पे, वही चीज़ ही बताई है। ठीक है, एक्सपायरेशन के बारे में, कि अगर एक्सपायरेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि डायफ्राम रिलैक्स में हो जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, स्टर्नम भी पोजीशन में आ जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका जो थोरेसिक वॉल्यूम जैसे इंक्रीज कर गया था बाद में वो कम होगा, जिसकी वजह से वो भी अपनी पोजीशन में आ जाएगा। एंड देन बाद में क्या होगा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जितना ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करना पड़ेगा। और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कॉज क्या करेगा? एक्सपल्शन, एयर की एक्सपल्शन को फ्रॉम द लंग्स से, जिसको हम एक्सपायरेशन बोलेगा। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक एबिलिटी है कि हम अपने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की अगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, किसके थ्रू? बाय एडिशनल मसल, जिसको हम एब्डोमेन मसल्स के थ्रू। ठीक है, ये इतना ज़्यादा ध्यान में रखना, बट ये बात ध्यान रखना कि ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट में जो है हमारा हेल्दी ह्यूमन जो है अपना ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, जहाँ पे मूवमेंट्स क्या करेगा, कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। अब देखो, अब ये सब चीज़ें जो हम किस तरीके के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय स्पायरोमीटर के थ्रू। ठीक है, इतनी बार समझ में आ गई। और ये जो है क्लिनिकली असेसमेंट के लिए यूज होता है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे हमने समझ लिया किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म कैसे हो रहा। अब आता हम एल्वेलर मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे एल्वेलर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखो, ये होता है एल्वेलर सैक। एल्वेलर सैक मीन्स कि एल्वेलर बैग,
ठीक है? जहाँ पे क्या हो रहा है कि किसका एक्सचेंज हो रहा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे देखो पल्मोनरी वेन भी है, पल्मोनरी आर्टरी भी है, ठीक है? अब पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी करती क्या है? पल्मोनरी आर्टरी का सॉरी पल्मोनरी वेन्स का काम ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई तक पहुंचाना। पल्मोनरी वेन्स का काम ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई तक मतलब एल्वियोलाई से लेना। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कैपिलरी बैट्स मीन्स कि वहाँ पे जो है कैपिलरीज की मिक्सिंग होती है जिसके वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो सके और जिसके वजह से ब्लड भी थोड़ा बहुत मिक्स होके वो क्या है कि एग्जैक्ट सही ब्लड आ सके और सही ब्लड जा सके, ठीक है? उसके बाद ये अंदर के इसके सरफेस को हम एट्रियम बोलते हैं। अब आ जाओ उसके बाद में दिस इज द एल्वेलर कैविटी। अब एल्वेलर कैविटी में क्या होता है कि यहाँ पे एल्वेलर पूरी कैविटी है। एल्वेलर में इसके अंदर की कैविटी को हम एट्रियम भी कहते हैं। तो ये एल्वेलर कैविटी है, यहाँ से ये जा रहा है आ रहा है। उसके बाद इसकी जो बाहर की लेयर है ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है जो एक वन सेल्ड थिक है। हम अगर स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? इज अ सिंगल लेयर, ठीक है? काफी थिन लेयर होती है, काफी सिंगल लेयर होती है हमारे बॉडी के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है? फिर उसके बाद एल्वियोलर और ब्लड कैपिलरी के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है जिसके ज़रिए यहाँ पे डिफ्यूज़न का काम अच्छे तरीके से होता है। और ये हमारा कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है जिसमें से आरबीसी जा रहा है और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सचेंज किसकी हो रही है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजेस हो रही है। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसके लेयर है, ठीक है? अब आ जाओ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अब इसकी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी पे बात करते हैं। तो ये इसके वॉल्यूम से टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम होता है जिसमें अप्रॉक्स हम क्या करते हैं 500 ml का जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मली होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायर एंड एक्सपायर 6000 से 800 8,000 मिलीलीटर जो है पर मिनट में हम क्या करते हैं कि इतना ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं पर मिनट में। मतलब 6,000 से 8,000 ml हम क्या करते हैं कि इनटेक करते हैं और उतना बाहर निकालते हैं। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि अगर हम 6,000 ले भी रहे और हम फोर्सफुली क्या करते हैं कि सांस ले रहे हैं फोर्सफुली, ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन बी इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। यानी अगर हम फोर्सफुली ले रहे हैं तब क्या होगा कि वहाँ पे 2500 ml से 3,000 ml का जो वॉल्यूम है वो और ऐड हो जाएगा। यानी कि 6,000 है तो 6,000 से कैसे हो जाएगा? 6,000 से 8500 यानी कि 8,500 ml जो है हमारा इंस्पायरेशन रेट हो जाएगा, ठीक है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन होगा तो हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम बचेगा? 1,000 से 1,100 ml, ठीक है? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल। अब देखो एक्सपायरेटरी में क्या हुआ कि हमने फोर्सिबल सांस छोड़ी तो फोर्सिबल सांस छोड़ने से 1,000 से 1,100 ml निकल गया। अब जो बचा तुचा है यानी कि लंग्स में जो बचा तुचा होगा वो कितना होगा? 1,100 ml से 1,200 ml तक का जो है वहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे होगा? अपने लंग्स के अंदर होगा। बाय एडिंग अप फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब अबव वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में जिसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में बात करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो जितना टोटल सारा का सारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है पर्सन में वो कितना वो इंस्पायर कर रहा है। यानी कि टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी टाइडल वॉल्यूम और फोर्सिबल इंस्पायरेशन को जब हम देते हैं तो यहाँ से हम टोटल वॉल्यूम और मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का टोटल वॉल्यूम हमारा निकल कर आता है। कैसे? जब हम नॉर्मल वॉल्यूम और फोर्सिबल इंस्पिरेशन वाले वॉल्यूम को ऐड करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ 6,000 तो 2500 तो कितना हो जाएगा? 8,500 ml जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। और अगर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि नॉर्मल वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल वॉल्यूम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। और फिर इसके अगर फोर्सिबल भी ऐड करेंगे तो फोर्सिबल के टाइम में भी क्या होगा कि 1,000 वॉल्यूम ले लेंगे। मान लो कि 6,000 हमने लिया तो 6,000 से सॉरी 6,000 से 1,000 जो है क्या होगा कि 6,000 1,000 यानी कि 7,000 ml का हमने क्या करा कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकाल दी, ठीक है? वैसे तो अप्रॉक्स एवरेज में तो 500 ml ही माना जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइडल वैल्यू वॉल्यूम एज अ पर सेकेंड नॉट अ पर मिनट। यहाँ पे पर मिनट की बात हुई है लेकिन यहाँ पे मैं किसकी कह रहा हूँ? यहाँ पे पर सेकेंड की कह रहा हूँ।
एग्जैक्ट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं functional residual capacity. Functional residual capacity, FRC, volume of the air that will remain in the lungs after a normal expiration. जो एयर का वॉल्यूम ऑफ एयर है लंग्स में जो बच जाता है बाद में नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जहाँ पे ये इंक्लूड्स क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड होगा ही होगा, साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूड होगा। क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, हम रेसिडुअल वॉल्यूम में किसकी बात कर रहे हैं, जब हमने पॉसिबल एक्सपायरेशन किया तो जो बाकी का जो वॉल्यूम यानी कि बाकी का जो एयर लंग्स में बचता है वो, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन लिया यानी कि हमने फोर्सिबल हमने सांस छोड़ा, जैसे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फोर्सिबल छोड़ा, तब उस टाइम जो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारा जो निकलेगा कितना निकलेगा, एक्सपायरेटरी में 1000 ml ले लेते हैं और रेसिडुअल में 1100 ले लेते हैं, तो 1000 1100 यानी कि 2200 ml जो है अपना क्या आएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आएगा। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं, तो वाइटल कैपेसिटी में जैसे यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी लिखा है, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, एयर का जो वॉल्यूम है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पर्सन कैन ब्रीथ कर सकता है और बाद में उसका फोर्स एक्सपायरेशन निकाल सकता है, जहाँ पे इंक्लूड होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि इन तीनों को ऐसे लेने का रीज़न क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथ किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्पायर यानी कि फोर्सिबल हमने इंस्पायरेटरी ब्रीदिंग किया, उसके साथ साथ हमने नॉर्मल भी ब्रीदिंग कैलकुलेट की, फिर बाद में हमने इन फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया, फिर बाद में हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन भी किया, जिसका हमारा क्या निकलेगा, वाइटल कैपेसिटी की हमारी कैपेसिटी कितनी होगी। तो यहाँ से अपनी कैपेसिटी पता लगा सकते हैं कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को एक साथ करते हैं तो अपना कितना वॉल्यूम निकलता है, कितनी वाइटल कैपेसिटी होती है, क्या हमारा लंग्स काम कर रहा है नहीं कर पा रहा, वो हम यहाँ से पता लगाते हैं। अब टोटल लंग कैपेसिटी में कि अपने पूरे लंग्स में वॉल्यूम यानी कि जो एयर की जो वॉल्यूम है उसको एकोमोडेट यानी कि उसको रखने की जो टोटल कैपेसिटी है पूरे लंग्स में, बाद में इंस्पायरेशन फोर्स इंस्पायरेशन के बाद, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कौन कौन इंक्लूड होगा, रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। यानी कि आप कह सकते हो इसको इस तरीके से कि वहाँ पे हम वाइटल कैपेसिटी को भी लेके और जो बचा तुचा रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि लंग्स में जो बचा तुचा वॉल्यूम है अगर हम उसको ले और फिर टोटल जोड़े, क्योंकि हमने वैसे वाइटल कैपेसिटी में किसकी बात करी कि हमने एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर उसके बाद इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम, हमने जब इन तीनों की बात करी तो हमें ये पता चला कि अपना लंग्स कितना वाइटल है, वो कितना मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, एज अ टाइम एंड एज अ वॉल्यूम। अगर हम बात करें कि अपने लंग्स में कितनी कैपेसिटी है पूरी तरीके से कि ये जो है ये एयर को एकोमोडेट यानी कि एयर को अपने पास रख पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम का कुछ जोड़ दिया जाए तो हमारा वो भी निकल सकता है बाय टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पायरोमीटर में। अब देखो भाई स्पायरोमीटर क्या है, स्पायरोमीटर एज अ क्लिनिकल, ये क्लिनिकल यूजेस में आता है, ठीक है। अब आपको ये इमेज देख रही होगी, अब इसमें इसमें आप देख सकते हो कि एक पर्सन ने क्या किया है कि एक ट्यूब को अपने माउथ में लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे वो ट्यूब जो है डिवाइस से कनेक्टेड है जहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू वॉल, इन तीनों वॉल्स बॉल से मतलब जो है क्या है कि रखी है उस उन तीनों ट्यूब्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही पर्सन डीप इंस्पायरेशन करेगा तो यहाँ पे जो है इसका मतलब पता चलता है कि किसने इन बॉल्स के थ्रू पता चलता है कि इसका रेट क्या है, ठीक है। और जैसे ही अगर ये डीप एक्सपायरेशन करेगा तो फिर पता चलेगा इन बॉल्स के नीचे गिरने से कि इसका एक्चुअल रेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे रेड बॉल शो करता है एज अ फोर्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, येलो बॉल शो करता है टाइड नॉर्मल वॉल्यूम को यानी टाइडल वॉल्यूम को, नॉर्मल एयर प्रेशर को, एंड ब्लू बॉल शो करता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, ठीक है। तो इन सब बात का ध्यान रखना कि स्पायरोमीटर एक्चुअल में होता है क्या, क्योंकि आज के टाइम में तो स्पायरोमीटर एज अ न्यू डिवाइस भी आ गया है, इसका थोड़ा सा अलग चेंज आया है, पर
इस डिवाइस का ध्यान रखना क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी पुराना है और यहीं से हम एक्यूरेट हमारा निकलता था। अब इसके बाद हम बात करें, ये ग्राफ्स होते हैं, ठीक है? इस ग्राफ के बारे में भी ध्यान रखना क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए नीट में, बहुत क्वेश्चन आए। ये पूछ लिया कि यहाँ पे रेज़िडुअल वॉल्यूम कौन-सा है? अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि अब यहाँ पे ना इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है? तो ये था अपने का आज का पार्ट 2 जिसमें हमने मैकेनिज़्म के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी किया और होता क्या है हमने उसके बारे में भी देखा। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया हो पार्ट 2 ठीक है? पिछली बार की तरह अभी पार्ट 3 मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। जब तक के लिए आप बने रहें और हम पार्ट 3 में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं ये बता देता हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है? जब तक के लिए इतना पढ़ो, इसके क्वेश्चंस लगाओ, जो भी आपके पास मतलब रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपके पास बुक्स है, ठीक है? वहाँ से इसके क्वेश्चंस लगाओ एंड देन अगर वहाँ से आपको कोई डाउट आता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से आप पूछ सकते हो वहाँ से भी, ठीक है? जब तक के लिए